हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और जेनेटिक्स के 4 लेक्चर्स में आपको मज़ा आ गया होगा। हमने जेनेटिक्स ऑलमोस्ट 80% जो क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं वो कवर कर लिए हैं। ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जेनेटिक्स में जो हमसे छूट गए हैं, बट इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। अब हम नेक्स्ट यूनिट पे चल रहे हैं और जैसा कि मैंने तुमको प्रॉमिस किया था ड्यूरिंग आवर 90 डे स्ट्रेटेजी कि हम इस क्रैश कोर्स में, या नॉट सो कॉल्ड क्रैश कोर्स, मतलब बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं हम इस कोर्स में, हम एक क्लासिकल एंड देन एक मॉडर्न यूनिट पिक करेंगे। तो आज 5th डे है और आज से हम बायोकेमिस्ट्री जो यूनिट 1 जिसको कहा जाता है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी स्थिति ठीक नहीं है तो थोड़ा सा वॉइस के अंदर जो ये खराश है तो थोड़ा सा प्लीज बेयर करना। हम आगे शुरू करते हैं। तो आज की जो कहानी है, यू ऑलरेडी नो कि हम सम अप सीरीज पे हैं और हमारी जो आज की कहानी है वो है थोड़ी इंटरेस्टिंग सी, विच इज इट इज डे 5 ऑफ डे 60 डे का कोर्स और बायोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर। अगेन दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट यूनिट। अगेन द सेम पॉइंट जो मैंने तुमको लिंकेज में बोला था, है बहुत इजी, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बट जिस तरीके से इसको पढ़ाया जाता है यूजुअली वो बहुत टफ बना दी जाती है। देखो, आज जो हम कहानी शुरू कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में, तो मेरा आज का जो टारगेट है वो है, हमको ये 3 4 5 चीजें कवर करनी है। ओके, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट वी विल ट्राई टू डू इट, है ना। तो पहली चीज तो अमीनो एसिड के बेसिक्स। तो बेसिकली आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द प्रोटीन केमिस्ट्री। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? प्रोटीन की केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज वो होगा आपका टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड। बहुत अच्छे सवाल बन जाते हैं इसके ऊपर। और पेप्टाइड चेन पे चार्ज कैसे निकाल सकते हो आप, डिफरेंट क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स बता दूंगा मैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तीसरी बात हम लोग करेंगे स्ट्रक्चरल हायरार्की ऑफ प्रोटीन पे। स्ट्रक्चरल हायरार्की ऑफ प्रोटीन जिसके अंदर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी में जब हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा बहुत हम सीक्वेंस एनालिसिस, जिसको पेप्टाइड सीक्वेंसिंग कहते हैं, उसको भी देख लेंगे कि पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग कैसे जाती है। एंड दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होने वाला है और ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट लेक्चर। आई होप आप सारे टेस्ट वगैरह, सारे नोट्स वगैरह ढंग से पढ़ रहे हैं और अपने रिवीजन नोट्स बहुत शॉर्ट शॉर्ट में और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चारों लेक्चर्स आपके अपलोडेड है यूट्यूब पे, टेस्ट आपके अपलोडेड है इस पे टेलीग्राम ग्रुप पे, और उसी से लिंक से टेस्ट और आपके पीडीएफ खुल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द अमीनो एसिड फर्स्ट। देखो, जब भी हम बेसिक्स ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि अमीनो एसिड बेसिकली है क्या। तो अगर एक बहुत आसान भाषा में कहा जाए तो हमारी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो 4 बेसिक मैक्रोमोलिक्यूल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, 4 बेसिक मैक्रोमोलिक्यूल में प्रोटीन्स आपके हो जाते हैं, देन लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स यूजुअली आपको पता ही है डीएनए आरएनए का कंपोनेंट बनाते हैं या डीएनए आरएनए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं जो अल्टीमेटली आपके इनहेरिटेंस बायोलॉजी को क्रिएट करते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसके बारे में पढ़ा जाता है। अगर हम इधर आ जाएं प्रोटीन्स पे, जो कि हमारा मेन डिस्कशन भी है क्योंकि हम प्रोटीन केमिस्ट्री पे हैं, प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बेसिकली जब हम प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है। जब वो डाइजेस्ट होता है वो धीरे धीरे टूट के, प्रोटीन जो है वो धीरे धीरे टूट के पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स। और वो जो पॉलीपेप्टाइड्स जब वो और टूटते हैं और ब्रेक होते हैं तो फिर वो बनाते हैं अमाइनो एसिड्स। अब बनाते हैं मतलब क्या हुआ, अब टूट रहा है और कुछ बना रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सिंथेसिस हो रहा है। टूट रहा है और बना रहा है मतलब वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसकी संरचना कर रहे हैं बेसिकली। तो प्रोटीन की संरचना करने वाले जो छोटे मॉलिक्यूल्स, जो उनको मोनोमर्स बोलते हैं, ठीक है, एक एक करके, जैसे मोतियों की माला, तो एक एक मोती जो है वो हमारा क्या है, अमाइनो एसिड है या अमीनो एसिड है, जो भी तुम इसको बोलना चाहो। परफेक्ट। तो ये हो गया बेसिक अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स एंड प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। ध्यान रखना, प्रोटीन्स ही है जो आपकी लाइफ को क्रिएट करे हुए हैं। डीएनए अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, कार्ब्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लिपिड्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट जो एक्चुअल फंक्शनरी है लाइफ की वो प्रोटीन डिपेंडेंट ही है। जितने भी एंजाइम्स हैं ज्यादातर वो प्रोटीनिशियस नेचर के हैं, आप समझ ही सकते हो ये बात। और ज्यादातर केसेस में हमारी जो केमिकल रिएक्शंस चलती है, जो केमिकल अरेंजमेंट है, वो कौन लगा रहा है, एंजाइम चला रहा है, एंजाइम प्रोटीन है, तो अगेन प्रोटीन आ गया ना। ठीक है, अब जब हम अमीनो एसिड की बात करते हैं तो कुल मिला के आपने 20 अमीनो एसिड के बारे में सुना होगा, या ऑब्वियसली अगर आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है तो 22 अमीनो एसिड के बारे में भी आपने सुना होगा। हम आएंगे अभी 22 पे क्या होता है, बट पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, जब भी अमीनो एसिड बनाना है आपको सबसे पहले शुरू करना है सी अल्फा से। सी अल्फा पे एक H लगाना है, ये कॉमन स्ट्रक्चर रहेगा। इधर एक NH3 पॉजिटिव लगा दो और इधर एक COO माइनस लगा दो। ये आपका जीरो नेट चार्ज कंटेनिंग अमीनो एसिड आपने बना दिया। इसको कहा जाता है ज्विटर आयन।
क्या बोलते हैं इसको अपन, ज्विटर आयन। अब आपने तो नेट चार्ज जीरो बोल दिया और आप आयन बोल रहे हो, तो भैया नेट चार्ज जीरो इसलिए हो गया क्योंकि ये -1 और +1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया है, ये चार्ज मॉलिक्यूल, बट नेट चार्ज इसका जीरो है ना, इसके ऊपर -1 +1 दोनों चार्जेस है। बट क्या ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? आंसर इज नो। दो फॉर्म्स और मिलते हैं, एक फॉर्म को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, ये याद रखना क्योंकि टाइट्रेशन में मैं यूज करूंगा इसको, और इधर आ जाता है अपने पास में डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटोनेटेड फॉर्म एंड डी प्रोटोनेटेड फॉर्म। प्रोटोनेटेड फॉर्म का क्या मतलब है, अब जरा इसको भी समझ लो। NH3 पॉजिटिव है अपना, सेटिस्फाइड है, ये एक एक्स्ट्रा ही ऑब्वियसली इसने H ले रखा है, प्लस चार्ज इसी के ऊपर है, और COOH जो है वो भी आपका नॉन डिसोसिएटेड प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। तो प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड कब कहोगे, जब COOH हो और NH3 पॉजिटिव हो। डी प्रोटोनेटेड फॉर्म कब कहोगे, अब आप डी प्रोटोनेटेड फॉर्म तब कहोगे जब आप NH3 का जो ये प्रोटोन है ये लूज करके NH2 बना चुके हो, और COOH का जो प्रोटोन है वो लूज करके COO माइनस हो चुका हो, ठीक है, COO माइनस हो चुका हो। तो यहां से एक प्रोटॉन निकल गया था, यहां से भी एक प्रोटॉन निकल गया है, तो इसको अपन बोलते हैं डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, ठीक है। सारे केसेस में हमेशा ध्यान रखना है प्रोटोनेटेड फॉर्म, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, और ये कौन सा है, ज्विटर फॉर्म, ये सबसे पहले याद करना है। मैंने देखा है लोग बहुत लेट पढ़ाते हैं इस चीज को और फिर बच्चे समझ ही नहीं पाते, तो सबसे पहले तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो याद रख लो, प्रोटोनेटेड, डी प्रोटोनेटेड, ज्विटर। तो अब ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये एक बेसिक अरेंजमेंट हो गया। क्या कभी भी आप ऐसा अमीनो एसिड बना सकते हो जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, कोई भी चार्ज ना हो मतलब कुछ ऐसा, NH2 C अल्फा COOH H और ये R का मतलब साइड चेन है, हाँ तीनों में R का मतलब साइड चेन है। द आंसर इज नो। ये सवाल CSR में आया हुआ है, पता है, उन्होंने चार ऑप्शन दे दिए थे, पूछ लिया था कौन सा वाला गलत है, ये वाला गलत है। कभी भी अनचार्ज नहीं बनाना है इसको, अनचार्ज मतलब जीरो चार्ज नहीं बनाना है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब 22 अमीनो एसिड की जब हम लोग बात करते हैं उसमें से जो 20 होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। 20 इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब ये है कि ये जेनेटिक कोड से कोड होने वाले होते हैं। जेनेटिक कोड मतलब हमारे जो mRNA की सीक्वेंस होती है उससे हम इनको कोड करते हैं, और जो दो दूसरे अमीनो एसिड है जैसे सेलेनोसिस्टीन 21 और 22 पायरोलाइसिन, ये अभी तक इनके कोड स्पेसिफाई नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन सेलेनोसिस्टीन का एक कोड होता है जिसका क्वेश्चन आया था इस बार, विच इज UG है, जो स्टॉप कोडोन है, ठीक है। और फ्रेंकली आई एम एक्सेप्टिंग इट कि मैंने सवाल गलत कर दिया था, मैंने UAG लगा दिया था, तो इसका आंसर UGA है। ऑल्दो आई स्कोर्ड मोर देन 140 प्लस, बट अभी जाने दो उस चीज को। मेन पॉइंट ये है कि UGA इसका आंसर था। तो कहने का मतलब ये है कि सेलेनोसिस्टीन जो है उसके लिए कोडोन तो है, बट ये स्टॉप कोडोन से कोड होता है। तो इसकी सिग्नलिंग कैसे चलती है, ये कभी जब डिटेल लेक्चर्स हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं इसको, कि कैसे सीरीन का एक कोडोन जो होता है वो आपका आगे जाके पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाई होकर आपका सेलेनोसिस्टीन बनाता है। पायरोलाइसिन के केस में एज सच हमारी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है, तो अभी के लिए क्योंकि हम बहुत स्पेसिफिक टाइम पे चल रहे हैं, इतना काफी है इन दो पे, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। प्रोटोनेटेड, डीप्रोटोनेटेड, ज्विटरायनिक फॉर्म, 22 अमीनो एसिड्स होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट है, 20 जेनेटिक कोड से कोड होते हैं डायरेक्टली, और 21 जो सेलेनोसिस्टीन है उसके लिए कोड तो है UG है, बट वो स्टॉप कोडोन है, तो उसका आगे क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के थ्रू हम सीरीन के कोडोन से उसको बनाते हैं। अब जो ये 20 अमीनो एसिड है इनकी 4 कैटेगरीज है या 4 कैटेगराइजेशन है। क्या क्या? पहला है अनचार्ज्ड नॉन पोलर, दिख नहीं रहा है तो मैं इसको इधर ऊपर लिख दे रहा हूं, अनचार्ज्ड नॉन पोलर। अब तुम एक चीज समझना, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जितने भी मैं वेरिएशन बता रहा हूं ये सब मैं R ग्रुप के लिए बता रहा हूं। किसके लिए बता रहा हूं? R ग्रुप के लिए बता रहा हूं। R ग्रुप क्यों? क्योंकि ये सब तो फिक्स्ड है, ये ऊपर का रीजन तो फिक्स्ड है ना, सॉरी ये वाला, वेट अ मिनट मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं, ये वाला तो पूरा रीजन फिक्स है, ये सब में फिक्स है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, सारा बदलाव किधर है? R ग्रुप के ऊपर। तो R ग्रुप में जब हम बात करते हैं तो 20 जो अमीनो एसिड है उनको 4 डिफरेंशिएशन में कर सकते हैं हम लोग। पहला है अनचार्ज नॉन पोलर साइड चेन कंटेनिंग, इसमें अपने को याद रखना है गवली FMWP। तो गवली जो है वो FM पे WP के गाने सुनता है, गवली जो है FM पे WP के गाने सुनता है। गवली का मतलब है ग्लाइसिन, A का मतलब है एलेनिन, B का मतलब है वेलिन, L का मतलब ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलिन, मेथिओनिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलिन, ठीक है। अभी सिंगल लेटर एब्रिविएशन याद नहीं करवा सकता बेटा, टाइम नहीं है, तो अभी तुमको ऐसे ही याद रखना है इसको, गवली FM पर WP के गाने सुनता है। WP कोई भी सिंगर मान लो और उसके बारे में इसको समझ लो। फिर अनचार्ज तो है इसकी साइड चेन बट पोलर है,
देखो ध्यान रखना, कोई चीज पोलर है इसका मतलब वो चार्ज ऐसा जरूरी नहीं है। डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, तो पोलर है, लेकिन यहाँ पे वाई पे मैंने अगर ध्यान दिया हो तो डब्बा बनाया है। तो पहले देख लेते हैं क्या। CST, तो हमारे जो CST है, CST एक स्टेशन है, वैसे आजकल उसको CSMT बोला जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, है ना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है उससे तुम याद रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली CSMT मत याद रखना क्योंकि एम यहाँ पे आ चुका है। तो CST यस नो क्यू, ठीक है। तो CST जो है वो क्या है, यस नो क्यू। अपन उससे पूछ रहे एक सवाल, CST यस नो क्यू, ठीक है। तो इसमें सिस्टीन, सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, एन जो है एस्पेरेजीन है और ये है ग्लूटामिन, ठीक है, क्यू है ग्लूटामिन। यहाँ पे जो वाई है, वाई की जो साइड चेन होती है, वाई की साइड चेन को हम लोग बोलते हैं पैराक्रिसॉल। पैराक्रिसॉल कुछ इस तरीके की दिखती है। मैं सारी साइड चेन्स वगैरह तुमको लर्न करवा सकता हूँ, बट अभी समय की बहुत कमी है तो मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा पाऊंगा बच्चे, ठीक है। ये पैराक्रिसॉल है अपने पास में। इसका जो OH है वो पोलर अरेंजमेंट है, और जो पूरा का पूरा ये ऊपर है ये नॉन पोलर अरेंजमेंट है। देखा जाए तो वाई को नॉन पोलर में डालना चाहिए, क्योंकि जो मेजर हिस्सा है इसकी साइड चेन का वो नॉन पोलर ही है। तो यूजुअली हम साइड चेन बेसिस पे इसको डालते थे तो पोलर में है, बट कुछ रिसेंट लिटरेचर्स में इसको नॉन पोलर में भी डाला गया है। तो प्लीज जब क्वेश्चन आए तो इस बात का ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन किस टर्म्स में पूछ रहा है, ठीक है। वाई को हो सकता है कि वो आपका नॉन पोलर में भी पूछ ले, लेकिन वो उसके लिए स्पेसिफाई करेगा कि वो किस तरीके से बात करना चाह रहा है। OH ऑब्वियसली पोलर है, और जो ऊपर का बेंजीन रिंग है ना, जो फिनाइल एलेनिन में मिलता है हमको, और वो अरेंजमेंट जो है नॉन पोलर है। आगे आते हैं चार्ज्ड साइड चेन वाले। अब चार्ज साइड चेन में दो ही हो सकते हैं, क्योंकि दो ही तरह के चार्ज पॉसिबल है, या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो ऐसे अमीनो एसिड जिनकी साइड चेन नेगेटिवली चार्ज होती है वो एसिडिक अमीनो एसिड कहलाते हैं, और इनकी ऐसी साइड चेन जिनकी पॉजिटिवली चार्ज होती है उनको बेसिक साइड चेन, बेसिक अमीनो एसिड बोलते हैं। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब है, इनके पास में एक्स्ट्रा COOH ग्रुप होगा साइड चेन में, और इनके पास में एक्स्ट्रा NH3 पॉजिटिव ग्रुप होगा साइड चेन में। ये COOH कभी COOH पे रहता ही नहीं, सच बात तो ये हमेशा COO माइनस पे ही रहता है, इस वजह से इसको नेगेटिवली चार्ज बोल देते हैं। अभी टाइट्रेशन में बताऊंगा क्यों COO माइनस पे रहता है। फिजियोलॉजिकल पीएच पे, फिजियोलॉजिकल पीएच कितना है, 7.4 है ना हमारा ब्लड के आसपास का, वो पीएच की बात कर लो। नाउ यहां तक समझ में आ रही बात। तो एसिडिक में एक्स्ट्रा COOH, बेसिक में एक्स्ट्रा NH3, ये यहाँ पे मिलता है। चार्ज पॉजिटिव में, अब यहाँ पे ध्यान देना, मिस्टर डे जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और मिस्टर HRK जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है ना। ऋतिक, HRK ऋतिक, HRX ब्रांड है ना ऋतिक रोशन का, तो अपने को HRX नहीं याद रखना है, अपने को HRK याद रखना है, ठीक है। अब इनकी सबकी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, आज हम उस पर नहीं जा रहे हैं। एंड वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, और अच्छे सवाल बन जाते हैं इसके ऊपर। देखो अगर तुमने फर्स्ट स्लाइड पे ध्यान दिया हो तो मैंने जब अमीनो एसिड बनाया है तो इसके अंदर दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये बात मानते हो। देखो इसके अंदर ये NH2 भी प्रेजेंट है, और इसके अंदर ये COO माइनस भी प्रेजेंट है। तो इसके अंदर एक अमीन ग्रुप भी है और एक एसिडिक ग्रुप भी है, सही है ये बात, मानते हो इस बात को, है ना। इसी चीज को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हमारे अमीनो एसिड में, एक अमीनो ग्रुप होता है जिसको हमने NH3 पॉजिटिव से डिनोट किया था, और एक एसिडिक ग्रुप होता है COOH वाला। यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर अमीनो और एसिडिक मतलब बेसिक और एसिडिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, इस वजह से हम इसको एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, या एम्फोटेरिक अरेंजमेंट या एम्फोटेरिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों ही तरह से बिहेव करने की कैपेसिटी है। बिहेव करने की कैपेसिटी है, ये क्या मतलब है आपका। देखो पहले तो ये समझो टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है। टाइट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो कि नोन है, और आप उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या उस लिक्विड में क्या करते हो, अलग अलग पीएच पे आप क्या करते हो, या ऐसे बोलो कि अलग अलग अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करके, जैसे 1 ml ऐड किया, फिर 2 ml, फिर 3 ml, फिर 5 ml एसिड या बेस जो भी तुम ऐड करना चाहो, उसको ऐड करके आप उसकी पीएच को मॉनिटर करते हो, और उस मॉनिटरिंग से जो कर्व बनता है उसी को हम बोलते हैं टाइट्रेशन कर्व, और इस प्रोसेस को कहा जाता है टाइट्रेशन। क्योंकि हमारा अमीनो एसिड जो है उसके अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आपका जो अमीन ग्रुप है जब आप उसको एसिड से ट्रीट करते हो तो वो अपना बेसिक नेचर शो करता है, मतलब अमीन के थ्रू काम करता है, और जब आप उसको बेस से ट्रीट करते हो तो वो क्या करता है, आपका एसिड वाले अरेंजमेंट से काम करवाता है, COOH से काम करवाता है। इससे मॉलिक्यूल्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ बफरिंग कैपेसिटी शो कर सकते हैं,
उनको कहा जाता है एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। ठीक है, एम्फोटेरिक कंपाउंड। ऐसे एम्फीपैथिक होता है उनके लिए जो आपके हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक बोथ स्ट्रक्चर शो करते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड, फोस्फोलिपिड समझ सकते हो, थोड़ा बहुत वही अरेंजमेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे वही बात जो मैंने तुमको बताई, अगर आप बेस के साथ ट्रीट करोगे अमीनो एसिड को तो वो एसिड की तरह एक्ट करने लगेगा, क्योंकि वो इस वाले कंपाउंड पे ज्यादा काम, इस कंपोनेंट से काम करेगा। अगर एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो वो बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना, अगर आप बेस के साथ ट्रीट कर रहे हो, ये सबसे कोर पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप बेस के साथ ट्रीट कर रहे हो मतलब आप पीएच बढ़ा रहे हो। अगर आप बेस के साथ ट्रीट कर रहे हो और पीएच बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये क्या करेगा, अपने अंदर से, मान लो एक्स नाम का अमीनो एसिड है, अपने अंदर से प्रोटॉन्स को डिसोसिएट करेगा। यही होता है ना ब्रॉन्स्टेड लॉरी का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या है, एसिड्स डोनेट देयर प्रोटॉन्स। तो अगर ये अपने अंदर से प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके प्रोटॉन चलेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। दूसरा केस देखते हैं अब, जब आप इसको एसिड से ट्रीट कर रहे हो तो आप बाहर पीएच कम कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे आप एसिड से ट्रीट करोगे मतलब बाहर का पीएच कम होता जाएगा एसिड के ऐड करने के कारण। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, एक्स अमीनो एसिड। जब ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये बाहर जो आपने एसिड डाला जिससे बहुत सारा प्रोटॉन सराउंडिंग में बढ़ गया, वो प्रोटॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब क्या हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से और इसका बैलेंस बिगड़ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नहीं नेगेटिव चार्ज। इसका क्या मतलब है, जब ध्यान से सुनना है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग पूरी खत्म हो जाएगी यहाँ। अगर आप पीएच को बढ़ाते हो सराउंडिंग में, हाँ ध्यान रखना, मतलब कैसे बढ़ाओगे, बेस ऐड करके, है ना, सैंपल लिया, बीकर है, अमीनो एसिड है, बेस ऐड कर दिया, सराउंडिंग में अगर आपने बढ़ा दिया बेस डाल के पीएच को, तो अमीनो एसिड जो है वो क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। और अगर आप पीएच घटा देते हो सराउंडिंग का तो उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक बेसिक सा यहाँ पे कैलकुलेशन लिखे तो एक बात ध्यान रखना, लेट मी टेक व्हाइट बोर्ड। देखो, अगर अपना अमीनो एसिड है और वो उसके पीआई पे है, अभी पीआई बताऊंगा क्या है, पीआई पे है, तो अगर आप उस पे पीआई पे पीएच को बढ़ाते हो या पीएच को घटाते हो, सॉरी इसको पीएच को घटाते हो, पीएच को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, बेस डालोगे, बेस डालोगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, उस पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा क्योंकि वो अपने प्रोटॉन्स को छोड़ देगा, और इधर क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया तुम्हारा, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हो गया, और उसके अलावा जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो गया, उन सब का बेसिक प्रिंसिपल ये एक लाइन है। एंड टाइट्रेशन एज वेल, ऑब्वियसली ना, टाइट्रेशन तो है ही अपनी जगह पे। आई बात समझ में, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा ध्यान रखना। मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं समझाया है बट इतना काफी है तुमको समझने के लिए। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, ये चीज मैंने आगे लिखी है कि अगर आप सराउंडिंग पीएच को बदलते हो तो आपका क्या होगा, अमीनो एसिड में भी बदलाव आएंगे कुछ इस तरीके से ना। अभी यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखे थे, मैंने ऊपर पीआई लिखा था अभी, और अब मैं यहाँ पे पीके यूज कर रहा हूँ। पीके क्या बनाया अभी, देखो पीके जो होता है ना, पीके वो पीएच है जहां पे आपकी जो स्पीशीज है वो आपकी हाफ टाइट्रेटेड है। अब स्पीशी मतलब इन दिस केस अमीनो एसिड है। ठीक है, अब ये क्या समझ में नहीं आया होगा तुमको, थोड़ा सा रुको 2 मिनट दो, मैं इसको समझाऊंगा। फिर एक होता है पीआई वर्ड। पीआई वर्ड वो पीएच होता है जहां पे अमीनो एसिड जो है वो अपने ज्विटर आयनिक फॉर्म में चला जाता है, और उस पॉइंट को, ये पीएच, उस पीएच को जहां पे हमारा अमीनो एसिड ज्विटर आयनिक फॉर्म में चला जाता है उसको हम बोलते हैं पीआई, और उसका पूरा नाम होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, अब ज्विटर आयनिक फॉर्म क्या था, जिसपे नेट चार्ज कितना था, 0, ये याद रखना है, नेट चार्ज कितना है, 0। आगे बात समझ में, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी 2-3 वर्ड अपन ने समझ लिया, पीएच बढ़ाओगे पीएच घटाओगे तो क्या होगा, पीके और पीआई वर्ड अभी बचा है अपना। तो जरा आता है अपन एक इक्वेशन पे जिसको कहा जाता है हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन की अगर अपन बात करते हैं तो ये है क्या बेसिकली, तो ये एक इक्वेशन, इसका नाम है पीएच इज इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग 2/1। अब ये 2/1 क्या वाला है, लेट्स सी। यहाँ पे जो सेकंड है वो हमारा कॉन्जुगेट बेस कहला रहा है, और ये जो फर्स्ट स्पीशी है ये हमारी वीक एसिड कहला रही है। वीक एसिड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अमीनो एसिड्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बहुत वीक अरेंजमेंट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही तो बहुत ज्यादा है, 2 हो जाएंगे मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन नहीं समझा रहा हूँ तुमको, तुमको बस इक्वेशन याद रखनी है। जैसे मान लो कि अगर तुमने एक एसिड पिक किया, क्योंकि हम अमीनो एसिड में एसिडिक अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब आप इसको बेस से टाइट्रेट करोगे
तो बेस से टाइट्रेट करने पे क्या होगा, ये अपना प्रोटॉन लूज कर देगा, और जब ये अपना प्रोटॉन लूज करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और A माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, तो जो कॉन्जुगेट बेस है यहाँ पे अगर मैं वापस से लिखूं तो pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log H A माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो इस तरीके से आई है, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया है Ka इज इक्वल्स टू H प्लस A माइनस अपॉन HA, लॉग लिया हमने नेगेटिव लॉग, तो माइनस लॉग Ka इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस A माइनस, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमको मिला माइनस लॉग Ka माइनस लॉग H प्लस लॉग A माइनस अपॉन HA, क्यों H प्लस तो बाहर आ गया, ये मल्टीप्लीकेशन में था ना, और इसकी वजह से हमको क्या मिला अल्टीमेटली, यहाँ पे जो माइनस लॉग Ka है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नेगेटिव लॉग है, उसी को कहा जाता है pKa। तो बोला था ना pKa, अभी थोड़ी देर में आएगा ये, अभी इसको और डिटेल में समझेंगे हम। और माइनस लॉग ऑफ H प्लस जो है वो आपका pH होता है। इसीलिए जब प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मतलब एसिड डलता है, तो pH क्या होता है, नीचे गिरता है। जैसे जैसे आप प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे pH जो होगा वो नीचे गिरेगा, क्योंकि ये नेगेटिव लॉग में है ना। और इसी के थ्रू जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेते हो तो आपको इक्वेशन मिलती है। आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन डेरिवेशन, बट अगेन द पॉइंट इज आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए और इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनाना इंपॉर्टेंट है वो। अब आज के टाइम पे तो आज नहीं बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पे, बट इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन समझ लेते हैं पीएच और पीके की। तो यहां से ना एक पॉइंट याद रख के जाना, दैट पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब हम थोड़ा सा टाइट्रेशन ऑफ एलिनिन पे समझ लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं जो बातें अभी तक करी। एलिनिन में हम बात करें तो एलिनिन की साइड चेन में सिर्फ एक H होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो वही सिर्फ पीछे मैंने बनाया था वही सेम वापस बना दिया, ये ज्विटरायनिक फॉर्म, ये आपका प्रोटोनेटेड फॉर्म और ये आपका डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। जो पहला डायग्राम था वही यहाँ पे बनाया। अब हम मान के चल रहे कि हम लोग है ना 2 से लेके 0 pH के आसपास है। 2 से लेके 0 pH का सीधा सीधा मतलब है कि बाहर बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट है। बाहर बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट मतलब बहुत सारा क्या है, अपना अरेंजमेंट ऐसा है कि आपका बाहर बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से इसने क्या किया है, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया है। किसने, अमीनो एसिड ने। मैंने बताया था ना पीएच गिरा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, मतलब क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। तो प्रोटोनेट हुआ है ये, इसलिए हम लोग प्रोटोनेटेड फॉर्म से शुरू कर रहे हैं, सब कुछ प्रोटोनेटेड है। ठीक है, तो अगर हम 1 से 2 पीएच के बारे में बात करें, या मैं बोल देता हूँ कि लेस देन 2 पीएच है ये। ठीक है, लेस देन 2 पीएच पे ये स्थिति होगी, प्रोटोनेटेड होगा ये वाला आयनाइजेबल ग्रुप भी और ये वाला आयनाइजेबल ग्रुप भी। अभी आयनाइजेबल ग्रुप का क्या मतलब होता है, आयनाइजेबल ग्रुप का मतलब ये होता है कि जब आप पीएच में कोई बदलाव करते हो तो ये अपने प्रोटॉन को या तो डिसोसिएट कर लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं आयोनाइजेबल ग्रुप, जो आयनाइज हो सके पीएच बदलाव से। देखो, पहली स्पीशी अपने पास ये वाली है जिसको हमने प्रोटोनेटेड बोला है, दूसरी स्पीशी हमारी ज्विटरायनिक है, और तीसरी स्पीशीज हमारी कौन सी है, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है। अब देखो, आपने यहाँ से क्या किया, बेस डालना शुरू किया। अब आप बेस डालते जा रहे हो, बेस डालते जाओगे तो क्या होगा, बाहर का पीएच बढ़ेगा, बाहर का पीएच बढ़ेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा ये, और अपना क्या करेगा, प्रोटॉन को लॉस कर देगा। अब देखना, समझना है बात, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहली स्पीशीज है अपनी जिसको हम बोल रहे हैं प्रोटोनेटेड फॉर्म, और ये दूसरी स्पीशीज है जिसको अपन ने बोला ज्विटरायनिक फॉर्म। कोई पॉइंट तो इन दोनों में ऐसा होगा ना जब आपका यहाँ पे 50-50 हो जाए। 50-50 हो जाए मतलब आपने इतना बेस डाल दिया इस जगह पे कि 50% आपके प्रोटोनेटेड फॉर्म रह जाए और 50% आपके ज्विटरायनिक हो जाए, मतलब वो अपना प्रोटॉन लॉस कर दे। अब एक चीज और ध्यान से देखो, ये वाला जो जगह है COOH, ये COO माइनस हुआ है, मतलब एक्चुअली प्रोटॉन लूज कहां से हो रहा है, इस जगह से हो रहा है। मतलब एसिड, अभी बात की थी ना अपन ने, बेस डाल रहे हो तो सबसे पहले एसिड की तरह बिहेव कौन करेगा, एसिड तो बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। पूरा अमीनो एसिड एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन अमीनो एसिड में से भी एसिड सबसे पहले एसिड की तरह बिहेव करेगा। उसने बिहेव किया, बिहेव करने से अब जिस जगह पे ये पीएच आ गया, जहां पे आपका ये 50-50 हो गया, उसको बोलते हैं pKa1। ठीक है, pKa1 क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना दादा यार, अभी तो बात की थी अपन ने पीछे। देखो इधर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकाला था ना नेगेटिव लॉग Ka, तो ये क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो दोनों इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब दोनों 50-50 हो जाएंगे। सेम केस इधर आ जाओ आप। अब देखो, ये ज्विटरायनिक फॉर्म है, यहाँ पे एक +1 चार्ज है, यहाँ -1 चार्ज है, लेकिन हम लगातार फिर और बेस डालते जा रहे हैं, और बेस डालते, ये आपका कहाँ पे आएगा, ये 7 pH के आसपास आएगा, नहीं 7 नहीं सॉरी, ये आपका आएगा 5 से 6 के बीच में। अभी बात करेंगे इसके ऊपर, अभी ज्यादा लोड में। अब और बेस डालते जा रहे हो और पीएच बढ़ाते जा रहे हो, अब क्या होगा, ये तो खुद तो पूरा अमीनो एसिड ही है, तो इसमें जो NH3 पॉजिटिव ग्रुप होगा, अब वो भी अपना प्रोटॉन डिसोसिएट कर देगा, और जब वो डिसोसिएट करेगा अपना प्रोटॉन, तो क्या होगा, अब एक स्पीशी अपनी ज्विटरायनिक हो गई, सेकंड स्पीशी, और थर्ड स्पीशी अपनी कौन सी हो गई, डीप्रोटोनेटेड स्पीशी हो गई।
इसका जो 50-50 आएगा वो होगा आपका pKa2। तो अगर मैं तुमको pKa1 और pKa2 को समझने की कोशिश करूं इस ग्राफ के लिए, तो pKa1 उस pH को कहेंगे जहां पे आपकी स्पीशी 1 जो है वो स्पीशी 2 के बराबर हो जाए, और pKa2 उसको कहेंगे जहां पे स्पीशी 2 जो है वो स्पीशी 3 के बराबर हो जाए। सारी बात समझ में सिंपल है ना? बढ़िया। अब उसको अगर ग्राफ से बनाया जाए तो मान लो मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे पीएच ले लिया और नीचे एक्स एक्सिस पे ओएच इक्विवेलेंस ले लिया। अब ओएच इक्विवेलेंस यहाँ पे ले लिया अपन ने, ठीक है, यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा मैं बट तुम समझ लेना। ओएच इक्विवेलेंस धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ओएच इक्विवेलेंस बढ़ा रहे हैं। ओएच इक्विवेलेंस बढ़ाने का क्या मतलब है? ओएच इक्विवेलेंस बढ़ाने का मतलब ये है कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे बेस ऐड हो रहा है, तभी तो ओएच इक्विवेलेंस बढ़ेंगे ना, क्योंकि बेस ऐड होता है तो ओएच सराउंडिंग में बढ़ता है, एसिड ऐड होता है तो H प्लस सराउंडिंग में बढ़ता है। जैसे अब देखो यहाँ पे पीएच पे है अपन सॉरी फॉर दिस। अब देखो यहाँ पे ये pKa1 है और यहाँ पे ये pKa2 है। तो पहले हम लोग यहाँ पे रहे होंगे, स्पीशी 1 पे रहे होंगे, फिर यहाँ पे हमारी कहीं पे pKa1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं पे स्पीशी 2 आई होगी और यहाँ पे हमारी स्पीशी 3 होगी, ठीक है। तो स्पीशी 1 और 2 के बीच में ये 2 का पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे 2 का पॉइंट ऐसे नहीं बनाते, 2 का पॉइंट अपन बनाते हैं स्क्वायर में। हाँ, तो ये जो देखना यहाँ से 2 और 1 के बीच का पॉइंट हो गया और 2 और 3 के बीच का हो गया pKa2। आ रही बात समझ में? अब यहाँ से ये तो हो गई pKa की बात। तो pKa का क्या याद रखोगे कि अगर स्पीशी 1 जो है वो हाफ टाइट्रेट हो जाए स्पीशी 2 में और स्पीशी 2 जो है वो हाफ टाइट्रेट हो जाए स्पीशी 3 में, pKa1 एंड pKa2। अब ये देखो इन दोनों डिसोसिएशन पॉइंट्स के बीच में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक एवरेज पॉइंट बन रहा होगा, है ना, और उसको कहते हैं पीआई। उसको सॉल्व करने का तरीका यही है, पीआई इज इक्वल टू एवरेज कर दो दोनों का, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2। जब दोनों को लोगे, यहाँ पे 2.34 है, यहाँ पे 9.7 है, दोनों को प्लस करोगे तो 12 के आसपास वैल्यू आएगी और 12 आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। तो एलेनिन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो क्या है, 6 है। तो 6 पीएच पे आपका एलेनिन कैसा होगा, नेट चार्ज 0 वाली अंडरस्टैंडिंग पे होगा। 6 के पहले आपका जो एलेनिन होगा वो प्रोटोनेटेड की तरफ झुका हुआ होगा। अब जितना 6 से आप आगे पीछे मतलब पीछे निकलते जाओगे, मतलब पीएच को कम करते जाओगे, आपके प्रोटोनेटेड फॉर्म बढ़ते जाएंगे। और अगर आप 6 से आगे चले जाते हो पीएच लेके तो डीप्रोटोनेशन शुरू हो जाएगा, और जितना आप आगे जाते जाओगे उतना आपको डीप्रोटोनेशन मिलता जाएगा। 9.7 पे आने के बाद में आपका प्रोटोन डीप्रोटोनेटेड फॉर्म और ज्यूट्रा आयन बराबर होंगे, और इधर 2.34 पर आने पे आपके 50-50 रहेंगे, और नीचे आ जाओगे तो सारे के सारे प्रोटोनेटेड की तरफ दिखने लगेंगे, मतलब उनका लेवल बढ़ता जाएगा। ये बेसिक है टाइट्रेशन का। इससे ज्यादा कंडेंस इस टॉपिक को करना बहुत मुश्किल है। आई होप तुमको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कंडेंस करके पढ़ा रहा हूँ, बट जितना क्वेश्चन में काम का उतना इससे बन जाएगा। तो इसको अपने हिसाब से बना लेना, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा बहुत, और प्लीज इससे अपने नोट्स खुद बनाना, तो जाके तुमको समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक दो और ले लिए, मैंने ग्लूटामिक एसिड का ले लिया यहाँ पे। मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं जो पीछे जो बातें अभी कही है उससे थोड़ी सी चीजें जो रिलेवेंट है वो बता देता हूँ। देखो ग्लूटामिक एसिड में एक आयोनाइजेबल ग्रुप एक्स्ट्रा है जिसको हम COOH बोलते हैं, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, रुको नीचे लिखते हैं, COOH बोलते हैं, सही है। अब ये जो COOH एक्स्ट्रा आयोनाइजेबल ग्रुप है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप बेस से टाइट्रेट कर रहे हो एसिड को, हमेशा अमीनो एसिड का एसिडिक कंपोनेंट पहले डीप्रोटोनेट होगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा बेस बढ़ा दोगे आसपास, तो फिर NH3 पॉजिटिव जो कि एक्चुअली तो बेस है, वो भी क्या है, क्योंकि अमीनो एसिड का कंपोनेंट है, तो वो भी एसिड की तरह बिहेव करके डीप्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इधर इसकी, तो वही पहले हमारे पास में ग्लूटामेट है, ये रहा। अब ग्लूटामेट देखोगे तो NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे ये COOH, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, दिख रहा होगा तुमको, ये सिर्फ +1 है, बाकी सब तो नेट चार्ज 0 ही है। फिर इधर आ जाते हैं अपन ग्लूटामेट, तो यहाँ पे 0 नेट, अब 0 चार्ज हो गया, कब, ये 2 pH के आसपास हुआ। तो 2 pH पे हमारी क्या, मेन चेन का COOH डिसोसिएट होकर COO माइनस पे चला गया। अब ये -1, ये +1, कितना हो गया, नेट चार्ज 0। आगे बढ़े, अब देखना 4 pH के आसपास क्या होगा, आपकी जो साइड चेन COOH है वो भी डिसोसिएट हो जाएगी, और जब वो डिसोसिएट होगी तो अब ये -1, ये -2 +1, कितना आ गया इसके ऊपर चार्ज, -1 चार्ज आ गया। और आगे गए अगर, और ज्यादा बढ़ाते, अब मैंने बोला था ना, और ज्यादा अगर pH बढ़ा दोगे, मतलब बेस साइड करते जाओगे, तो NH3 पॉजिटिव भी अपना क्या करेगा, आयन डिसोसिएट करवा के आपका क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। तो अब कितना हो गया इसके ऊपर चार्ज, -1 -2, तो -2। तो अगर हम एक ग्लूटामेट के बारे में बात करें, तो 2 pH के आसपास इसके ऊपर +1 चार्ज था, फिर 0, फिर -1 और फिर -2, सही बात है ये। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब ये +1 और 0 के बीच में,
तो यहाँ पे 50-50 हुआ होगा, तो एक पीके तो यहाँ पे आया होगा, pK1 बोल देते इसको अपन, है ना। ये वाला कलर चेंज कर देता हूँ मैं, वाइट पे दिखेगा नहीं है। एक pK1 यहाँ बोल देते हैं अपन। pK1 क्या होगा, जो इन दोनों के बीच में होगा। +1 50% से 0 की तरफ चला गया है ना। तो जब शुरुआत में तो सब ऐसा था, 0 की तरफ गया है 50%। एक 50-50 यहाँ होगा तो यहाँ पे pK2 होगा, और एक 50-50 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे pK3 होगा। सही है, तो ये 1, 2 और 3 होगा। अब 3 pK हो गए। आपने तो बोला था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में 2 लेना है, और यहाँ पे 3 लेके क्या करें हम, pK1 + pK2 + pK3 डिवाइडेड बाय 3 कर दे क्या? एवरेज लेने का बोल रहे हो तो नहीं बच्चे, ऐसे नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना है, जब एसिडिक अमीनो एसिड लेना है तो आपको पीके कौन से पिक करना है, 0 के साइड वाले पीके को पिक करना है। जहां पे ज्विटरायनिक फॉर्म बन रहा है आपका, तो ज्विटरायनिक फॉर्म के इधर वाला, राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड, मतलब राइट साइड वाले जो पीके हैं उनको पिक करना है। इस केस में 0 के राइट साइड वाले pK1 और pK2 है, तो हम उसको पिक करेंगे। देखो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, पीके याद करने का तरीका अभी बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो pK1 यहाँ पे है, मतलब ये 50% यहाँ हुआ, एक 50% यहाँ हुआ और एक 50%, तो यहाँ पे कुल मिला के 4 स्पीशीज बन गई। फर्स्ट स्पीशी +1 वाली, ज्विटरायनिक सेकंड स्पीशी, थर्ड स्पीशी और फोर्थ स्पीशी। तो यहाँ पे ये 1 और 2 के बीच का है, ये 2 सेकंड स्पीशी यहाँ पे है ना, तो ये 1 स्पीशी यहाँ पे थी, ये थर्ड स्पीशीज आपकी इधर आ गई थर्ड, और यहाँ पे आ गई आखिरी में 4। तो ये फर्स्ट और सेकंड के बीच का pK1, सेकंड और थर्ड के बीच का pK2 और थर्ड और फोर्थ के बीच का pK3। हमको क्या पता है कि 0 जिधर आएगा उसके आसपास वाला लेंगे। तो देखो यहाँ पे पीआई कहाँ पे आया है, pK1 और pK2 के एवरेज पे आया है। तो अगर हम बात करें इसकी हमारे ग्लूटामेट की, तो इसमें जो पीआई होता है वो pK1 + pK2 से आता है। pK1 और pK2 की वैल्यू ध्यान रखना है, ये 2 है और ये 4 है अपॉन 2 है, 6/2 = 3 के आसपास आता है। ये अप्रोक्स वैल्यू है बट चल जाएगा इतना। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये 2, 4 हम याद कैसे रखेंगे। देखो पहले मैं लाइसिन के बारे में, चलो पहले वैल्यूज बता देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। कुल मिला के पूरे टाइट्रेशन में 6 इंपॉर्टेंट pKa वैल्यूज है जो तुमको याद रखनी है। कौन कौन सी? C-alpha-COOH, एक तो ये याद रखना है। C-alpha-COOH मतलब मेन चेन का COOH कब आयनाइज होगा, 2 से लेके 3 pH के बीच में। अब तुमको अगर कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है तो 2.5 लेके सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना, ज्यादा सही रहेगा। सी अल्फा का NH3 पॉजिटिव मतलब अमीन ग्रुप, सी अल्फा मतलब मेन चेन का अमीन ग्रुप, 9 से 10 pH के आसपास डिसोसिएट हो जाएगा, 9 से 10 में। एसिडिक अमीनो एसिड का जो COOH है साइड चेन वाला, जो D और E हमारे एसिडिक अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड, उसके लिए याद रखना है 4। अच्छा ये 3.6 और 4.2 होता है, बट अपने को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 4 से काम बन जाएगा अपना। बेसिक अमीनो एसिड की अगर बात करें, HRK जिसको अपन बोलते हैं, HRK की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है यार, इसको याद रखना पड़ेगा तुमको। तो 6, 12.5 और 10.5, ये वो पीएच है जिसके ऊपर इनकी साइड चेन डिसोसिएट होती है। ठीक है, डिसोसिएट होके फिर वही 50-50 जब आता है तो पीके आ जाता है। अब देखो अगर नॉर्मल कोई अमीनो एसिड आ जाता है तो pK1 + pK2 से आपका क्या निकल जाएगा, पीआई निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका एसिडिक अमीनो एसिड आता है तो भी आपका पीआई इससे निकल जाएगा। अगर कोई बेसिक अमीनो एसिड आ जाए तो फिर आपको pK2 + pK3 लेना पड़ेगा। अभी pK2 pK3 मैंने डिटेल में समझाया ग्लूटामेट में, 1, 2 और 3। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब जरा इसको देख लो। देखो जब हम 2 pH के आसपास है तो लाइसिन के ऊपर अगर तुम चार्ज देखोगे तो एक साइड चेन का प्लस चार्ज है, एक मेन चेन का प्लस चार्ज है, NH3 पॉजिटिव का COOH तो 0 चार्ज पे। तो +2 से शुरू किया, फिर आपका टाइट्रेशन हमने शुरू किया, बेस डालना शुरू किया, धीरे धीरे आपका इसमें प्रोटॉन डिसोसिएशन होगा। सबसे पहला प्रोटॉन कौन डिसोसिएट करेगा, एसिडिक कंपोनेंट, उसने डिसोसिएट करके COO- बना लिया। ये माइनस ये तो कितने पे आ गए अपन, +1 पे आ गए, है ना। ये माइनस ये चार्ज कैंसिल हो गया, दोनों मेन चेन का चार्ज, साइड चेन का +1, और बेस डालते गए। अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। जैसे ही आप इसमें और बेस ऐड करोगे, अभी आप कहाँ पे हो, सपोज 4-5 pH पे हो, आपने और बेस ऐड करा, धीरे धीरे pH बढ़ेगा। 9 से 10 पे क्या होती है अपनी साइड चेन डिसोसिएट, सॉरी मेन चेन डिसोसिएट हो जाती है। देखो मैंने पीछे लिखा है इधर, 9 से 10 पे सी अल्फा की NH3 डिसोसिएट हो जाएगी। तो ये जैसे 9 से 10 pH पे आप पहुंचोगे, आपकी ये मेन चेन डिसोसिएट हो गई, और मेन चेन डिसोसिएट होकर क्या बन गई, NH2। अब ये -1 है, ये +1 है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, ये ज्विटरायनिक फॉर्म आ गई। और अब आप और बेस ऐड करते जा रहे हो, ऐड करने पे जैसे 10.5 पे पहुंचोगे आप, 10.5 मैंने बोला था याद करने को, देखो 10.5 पे इसकी साइड चेन डिसोसिएट होगी, तो 10.5 पे आपकी NH3 पॉजिटिव भी क्या हो जाएगी, NH2 में बदल जाएगी, और आपका इस पे ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -1।
ये +1 चार्ज, ये 0 चार्ज और ये -1 चार्ज। यहाँ पे pKa 1 होगा जो 50-50 होगा, यहाँ पे pKa 2 होगा जो आपकी ये फर्स्ट स्पीशी, ये सेकंड स्पीशी, ये थर्ड स्पीशी और ये फोर्थ स्पीशी। तो यहाँ पे 50-50 1 और 2 के बीच में है, यहाँ पे 50-50 2 और 3 के बीच में है, यहाँ पे 50-50 pKa 3 जिसको अपन बोल रहे हैं वो 3 और 4 के बीच में। हमने अभी भी बात की थी जहाँ पे ज्वेटर आयन बन जाए उसके राइट साइड वाले pKa लेना है, तो pKa 2 और pKa 3 आपको पिक करना है फॉर PI कैलकुलेशन। किसके लिए? बेसिक अमीनो एसिड के लिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, लाइसिन और आर्जिनिन के लिए साइड चेन की जो डिसोसिएशन वैल्यू है वो 12.5 और 10.5 है, बट हिस्टिडीन के लिए ऐसा नहीं है। अगर ये लाइसिन ना होके हिस्टिडीन होता, हिस्टिडीन की साइड चेन अलग बनती है ना, जो उसके अंदर अरेंजमेंट होता है एमिडाजोल अरेंजमेंट, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है पीके तो 2 और 3 लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यहां से यहाँ पे 4 पीएच पे खड़े हो, जब आप 6 पीएच के आसपास जाओगे तो पहले आपको साइड चेन डिसोसिएट करना है इन केस ऑफ हिस्टिडीन, बट आपको मेन चेन डिसोसिएट करना है इन केस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये छोटा सा पॉइंट याद रखना, तो इसमें तुमको वैल्यूज जो है वो मदद करेगी याद रखने के लिए। 6, 12.5 और 10.5। अब देखो हमने अभी बात की थी कि 2 और 3 हमको पिक करना है, तो 2 और 3 मतलब किसका हो गया? आपको डिसोसिएशन ऑफ साइड चेन पॉइंट याद रखना है एक तो, जो 2O के आसपास है, और 3 पे अगर अपन बात करें तो डिसोसिएशन ऑफ मेन चेन आपको याद रखना है। हिस्टिडीन के लिए अगर बात करूं मैं पीआई की, तो pKa2 प्लस pKa3 लेना पड़ेगा साइड, क्योंकि अपन बेसिक अमीनो एसिड के लिए लेते हैं। pKa2 मतलब जो साइड चेन डिसोसिएट होगी तो 6 pH पे डिसोसिएट होती है, और pKa3 जो होगा वो 9 से 10 पे, तो मैं मान लेता हूँ 9 है, डिवाइडेड बाय 2, 15/2। 15/2 कितना हो गया? 7.5 PI। इसीलिए सबसे क्लोजेस्ट पीआई जो है आपके फिजियोलॉजिकल पीएच से वो है आपका हिस्टिडीन का, और इसीलिए सबसे बेस्ट बफरिंग कैपेसिटी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हिस्टिडीन की कही जाती है। याद रहेगी ये बात, हिस्टिडीन की कही जाती है। ठीक है, परफेक्ट। तो दिस इज ऑल फॉर योर टाइट्रेशन। इतने से तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बट थोड़ा दिमाग लगाना है इस कॉन्सेप्ट में, फिर आगे बढ़ना। अब इस पे सवाल कैसे बन सकते हैं? अब क्योंकि आज वर्ल्ड कप का पहला मैच है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तुम लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वजह से, और बाकी काम भी हमारे ऑफलाइन बच्चों के लिए भी चल रहे हैं, तो उस वजह से फिर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बट क्यों ना हम टीम भारत पे चार्ज निकालने की कोशिश करें। ये हमारे पास में एक पॉलीपेप्टाइड है और इसके ऊपर चार्ज निकालने की कोशिश करें हम लोग। देखो हमेशा जब भी चार्ज निकाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए, एक पीएच 5 पे लिया और एक 9 पीएच पे लिखा है। 5 पीएच पे मैं निकाल रहा हूँ, 9 पीएच पे आप लोग निकाल के कॉमेंट में बताएंगे। ठीक है, और जो लोग कॉमेंट कर रहे हैं वो ऑब्वियसली सिंसियर है, इसलिए वो अच्छे से पढ़ के समझ पा रहे हैं। यहाँ तक नहीं तो 99% जनता तो पहुंच ही नहीं पाएगी इस वीडियो में इतने आगे तक। सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का कोई पॉलीपेप्टाइड दे दिया और किसी पर्टिकुलर पीएच पे चार्ज निकालने को बोल दिया गया है, तो कैसे निकालना है? सबसे पहले इधर लिख दो COOH, और सॉरी इधर तो आ जाएगा NH3 पॉजिटिव। सबसे पहले इधर लिख दो NH3 पॉजिटिव और इधर लिख दो COOH। अब इसमें ध्यान दो कि कितने मेरे चार्ज अमीनो एसिड है, क्योंकि बाकी तो है ही नहीं। तो चार्ज अमीनो एसिड की बात करें, T चार्ज नहीं है, E चार्ज है, A चार्ज नहीं है, M चार्ज नहीं है, B सा तो कोई अमीनो एसिड होता ही नहीं है, तो वैसे ही चला गया। H चार्ज है, A चार्ज नहीं है, R चार्ज नहीं है, R चार्ज है सॉरी, AOT चार्ज नहीं है। तो मेरे पास ये अरेंजमेंट है ना। E जो है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटामेट, तो इसका COOH होगा साइड चेन पे। हमारा H जो है इसका NH3 पॉजिटिव होगा साइड चेन पे, और R जो है इसका भी क्या होगा? NH3 पॉजिटिव होगा साइड चेन पे। अब ये तुमने ध्यान दिया तो मैंने सब प्रोटोनेटेड बनाया है। अब मैं थोड़ा सा काम शुरू करूंगा अपना अकॉर्डिंग टू द पीएच। 5 पीएच दे रखा है, 5 पीएच पे मैं पीछे याद करके आया हूँ वैल्यू कि हमारी जो मेन चेन की COOH होती है वो तो 2 से 3 पे डिसोसिएट हो जाती है, 2.5 मान लो, तो ये ऑब्वियसली COOH नहीं रही होगी, ये COO माइनस रही होगी। अब तुम बोलोगे बीच किस NH3 और COOH का गए? वो सब पेप्टाइड बॉन्ड में चले गए है ना, ये NH3 और COOH सबके का चले गए, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में चले गए। तो हमको सिर्फ लास्ट का टर्मिनल C और टर्मिनल N ही याद रखना है, बाकी सिर्फ साइड चेन्स पे दिमाग लगाना है, बाकी सारी चीजें तो टाइम पास है। तो वो COO माइनस, तो यहाँ पे एक -1 बन गया मेरे पास। 5 पीएच पे हूं मैं, 5 पीएच पे हो तो ये NH3 पॉजिटिव ही रहेगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो ये +1 है, क्योंकि ये तो 9 से 10 पे डिसोसिएट होता है, तो ये +1 ही रह गया। आगे बढ़ेगा करो तो इधर देखना अब यहाँ पे आपका E पे मैंने बताया था कि 4 पे आपका E डिसोसिएट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? COO माइनस। और H जो है वो तो 6 पे डिसोसिएट होता है, और R तो 12.5 पे डिसोसिएट होता है, तो ये तो +1 हो जाएंगे। तो 1 +1, ये 2 +1, ये 3 +1, ये -1 और ये -1, तो 2 -1 है और +3 है। आंसर कितना आ गया? +1।
तो टीम भारत पे 5 पीएच पे चार्ज कितना है, +1। आपको निकालना है 9 पीएच पे। जैसा मैंने किया है इसको वापस से एक बार सुनना और कैसे किया है उसके बाद में 9 पीएच पे निकाल के देखना। 10 पे भी निकाल सकते हो, 12 पे भी निकाल सकते हो, 14 पे भी निकाल सकते हो, जिस पे मन करे उस पे निकालने के देखो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ तक था टाइट्रेशन और बेसिक्स ऑफ अमीनो एसिड। हमने अमीनो एसिड्स में ये सारे कोर्स समझ लिए। आगे हम बढ़ रहे हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चरल हायरार्की के ऊपर। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये खुद अपने आप में बहुत डिटेल टॉपिक है। मतलब इस पे हर एक पे एक चैप्टर है, तो हम इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट बेसिक्स कवर करते हैं पहले। प्रोटीन की जब स्ट्रक्चरल हायरार्की की बात करते हैं तो शुरुआत हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर से की जाती है। तो अब एक बुक को इमेजिन करते हैं अपन। एक बुक जो होती है वो बनी होती है आपकी चैप्टर्स से, और चैप्टर्स जो होते हैं वो बने होते हैं आपके पैराग्राफ्स से। पैराग्राफ्स और पैराग्राफ्स जो होते हैं वो बने होते हैं आपके लाइंस से। लाइंस मतलब ऐसे पूरी एक लाइन, ये लाइंस, दीज आर लाइंस। और लाइंस जो होती है वो किससे बनी होती है, वर्ड्स। अब वर्ड्स को समझो अमीनो एसिड्स। तो मैं कलर चेंज करता हूं, ज्यादा सही रहेगा वो। वर्ड्स को समझो अमीनो एसिड्स। आपने स्पेसिफिक सीक्वेंस में, अरेंजमेंट में अमीनो एसिड्स को जोड़ा और उसका कुछ मीनिंग निकलने लगा, तो आपने सेंटेंसेस क्रिएट करे और उनको आपने क्या बोला, लाइंस। तो लाइंस जो होती है जिसमें आपका एक अमीनो एसिड एक अरेंजमेंट में जुड़ता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब जब बहुत सारी लाइंस एक साथ जुड़ जाएंगी और कुछ मीनिंगफुल देने लग जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मीनिंगफुल कुछ चीज देने लग जाएगी, तो आप पैराग्राफ कहोगे। सपोज करो आपकी किताबों में बहुत जंबल कुछ लिखा हुआ हो, तो जंबल्ड वर्ड कभी भी आपको सेंस नहीं दे पाएगा, आप उस बुक को कभी भी नहीं पढ़ोगे। चाइनीज में बोलो, मैंडरिन में कोई किताब अगर आपके हाथ में दे दी जाए अभी और आपको मैंडरिन नहीं आती है, तो आपको कभी भी उस किताब को पढ़ने में समझ में ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, और ना इंटरेस्ट आएगा। तो आपका पैराग्राफ मतलब अगर ये लाइंस प्रॉपरली अरेंज हो और प्रॉपर एक मीनिंग दे तो पैराग्राफ बनेगा। इसको कहा जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पैराग्राफ्स, जब बहुत सारे पैराग्राफ्स मिल जाते हैं तो वो चैप्टर बनाते हैं, और हर एक पैराग्राफ जो है वो अपना इंपॉर्टेंस खुद में भी रखता है, लेकिन वो चैप्टर में भी अपनी क्या देता है, भूमिका निभाता है, अपना पार्टिसिपेशन देता है। इसको कहते हैं अपन टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब जब बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ मिल जाते हैं तो एक किताब को कहा जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और ये पूरी की पूरी आपकी एक स्ट्रक्चरल हायरार्की है। तो अमीनो एसिड्स शब्द हैं, अगर शब्दों में कुछ हेरफेर हुआ तो लाइंस खराब, लाइंस में कुछ खराबी हुई तो पैराग्राफ खराब, और अल्टीमेटली पैराग्राफ खराब मतलब चैप्टर्स खराब, और चैप्टर्स खराब मतलब बुक खराब। या फिर अगर सिर्फ प्रोटीन की बात की जाए, अमीनो एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट पे ना जाया जाए, तो लाइन खराब है तो पैराग्राफ खराब है, पैराग्राफ खराब है तो आपके चैप्टर्स खराब है, और चैप्टर्स खराब है तो किताब खराब है। तो अल्टीमेटली सारी खेल किसके ऊपर आ जाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ऊपर। अगर ये सही है तो सब कुछ सही है, इसमें कुछ खराबी है तो सब में ही क्या है, खराबी है। अरे बात समझ में। तो पहली बात तो ये हो गई, ये इंपॉर्टेंट था समझना, तो मैंने इसको समझा दिया। अब अपन आ जाते हैं थोड़ी सी और बातचीत पे। जब भी हम अमीनो एसिड की प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो लाइंस है, और लाइंस में क्या होता है, सिर्फ अमीनो एसिड 1 2 3 इस तरीके से जुड़े होते हैं। और अमीनो एसिड किसके थ्रू जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड पे, जो कि आपका क्या होता है, एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और पार्शियली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर होता है इसमें। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अरेंजमेंट में प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है ये, है ना। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है इसके अंदर, और इसके अंदर आपका क्या होता है, ये एक तरह का अमाइड लिंकेज शो करता है जिसमें आपका CONH2 अरेंजमेंट बनता है। तो पहले वाले अमीनो एसिड का COOH, दूसरे वाले अमीनो एसिड के N के साथ में अरेंज करके वाटर का रिमूवल होता है यहाँ पे। बहुत फटाफट बता दिया है, बट इतना काफी है पेप्टाइड बॉन्ड में, ठीक है। बाकी और भी कुछ चीजें हैं जो कभी और समय पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड आपका मिलता है प्राइमरी में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे जब आप आ जाते हो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आपका पेप्टाइड बॉन्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब लाइंस के बिना पैराग्राफ कैसे बनाओगे, तो लाइंस तो मिलेंगी। लेकिन लाइंस जो है, अब पैराग्राफ बनाने मतलब एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इस तरीके से जुड़ेगी, तो वो जुड़ती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू या वीक इंटरेक्शन के थ्रू। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक इंटरेक्शन का ही हिस्सा है। हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी बॉन्ड नहीं होता है, ध्यान रखना, एक वीक इंटरेक्शन है ये। फिर अपन टर्शियरी स्ट्रक्चर पे आए, अब चैप्टर पे आ गए अपन। तो चैप्टर कैसे बने होंगे, उसके अंदर लाइंस तो होंगी, पैराग्राफ बनाने वाली चीजें भी होगी क्योंकि पैराग्राफ ही चैप्टर बनाएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वीक इंटरेक्शन होगा, बट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी आ जाते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इसके बारे में भी समझ लो। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं वो सिर्फ सिस्टीन ही बनाता है, और सिर्फ सिस्टीन इसलिए बनाता है और सिस्टाइन बना लेता है सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के, क्योंकि इसी के पास में फ्री सल्फाहाइड्रिल ग्रुप होता है। मेथियोनिन आल्सो कंटेन सल्फर, बट उसका जो सल्फाहाइड्रिल ग्रुप है वो फ्री नहीं है, और सल्फर ग्रुप फ्री नहीं होने के कारण मेथियोनिन आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना यूजुअली प्रेफर नहीं करता है। ऐसा नहीं होता, बन नहीं सकता है, बट यूजुअली नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे आ जाओ। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ये सब मिलता है।
बट यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बेसिकली अलग अलग टर्शियरी सब यूनिट्स जो होती है वो आके आपका एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करती है जिसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन मान लो, यहाँ पे ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, अल्फा टू बीटा टू अरेंजमेंट हो गया, ये डाइमर ऑफ हेटेरोडाइमर बोलते हैं इसको, ठीक है, हीमोग्लोबिन में। तो ये एक बेसिक अरेंजमेंट। अब थोड़ा सा हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि भैया हमारी लाइंस इंपॉर्टेंट है और लाइंस में कुछ खराबी होती है तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा चैप्टर ही खराब हो जाएगा, पूरी किताब खराब हो जाएगी। तो लाइंस को पढ़ने का तरीका होता है, तो लाइंस को पढ़ने का तरीका सिंपल सा ये है कि आपका इसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर से सिर्फ इतना सा नाम बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एन टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास में 3 मेथड्स होती है। एडमंड डिग्रेडेशन, जिसको हम लोग फेनिल आइसोथियोसाइनेट अरेंजमेंट के थ्रू यूज करते हैं, पीआईटीसी इसको अपन बोलते हैं। डेंसाइल क्लोराइड अरेंजमेंट, डेंसाइल क्लोराइड याद रखना है, इस पर सवाल आते हैं। और एक होता है सेंगर्स रिएजेंट। ये सब एन टर्मिनल्स, मतलब एन टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल अभी समझ में आया था ना, टीम भारत याद था तो टीम पे उधर था, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे एन टर्मिनल होगा, राइट हैंड पे आपका सी टर्मिनल होगा। एन टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड है इसको देखने के लिए 3 अरेंजमेंट होते हैं अपने पास में, जिसमें से बेस्ट जो है वो एडमंड डिग्रेडेशन कहा जाता है, क्योंकि ये एक एक करके आपको अमीनो एसिड निकाल के दे सकता है और पूरी पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग कर सकता है, ठीक है, बट बहुत महंगा पड़ता है ये। फिर आ जाता है अपना सी टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। सी टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में कोई ऐसे रिएजेंट स्पेसिफिक कभी नहीं है, तो हम लोग एंजाइम्स यूज करते हैं। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम हो जाते हैं। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए जो है वो प्री डी के अगर सी टर्मिनस पे है तो काम नहीं करेगा। क्या प्री डी के अगर सी टर्मिनस पे तो काम नहीं करेगा, प्री डी के मतलब प्रोलीन, आर्जिनिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और लाइसिन। अगर प्री डी के है तो वो काम नहीं करेगा। तो हमारे पास कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी होता है जो आपका बेसिक अमीनो एसिड्स पे काम करता है। तो आर और के का सारा खेल जो है हम लोग कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी से चला लेते हैं, बट ये दोनों ही काम नहीं करेंगे अगर इनके पीछे, अब देखो इसको ध्यान से समझना, मान लो ये मैंने एक पॉलीपेप्टाइड बनाया, ये मेरा सी टर्मिनस है, इसके पीछे मतलब ये वाला अमीनो एसिड अगर यहाँ पे प्रोलीन हुआ तो आपका ना कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए काम करेगा ना कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी काम करेगा। एक दो पॉइंट मैं यहाँ पे तुमको समझा देता हूँ, जैसे ये अपना हाँ ठीक है, ये हमारे पास में अरेंजमेंट है। मान लो ये रेफरेंस है, इसको बोलते हैं आर एन साइट। आर एन साइट मतलब जिसको आपका एंजाइम देख के जिसके ऊपर वर्क करने वाला है, तो ये आर एन साइट है। आर एन साइट से एक जब तुम सी टर्मिनस की तरफ जाते हो तो तुम बोलते हो आर एन प्लस 1, और जब एन टर्मिनस की तरफ जाते हो तो बोलते हो आर एन माइनस 1। हमेशा ध्यान रखना ये बात है ना। तो ये अपना एन टर्मिनस है और ये हमारा सी टर्मिनस है। रेफरेंस जो जैसे जहां पे आपका ये देखेगा, ठीक है, तो हमारे लिए जब एन टर्मिनस आइडेंटिफिकेशन करते हो तो हमारे लिए एन टर्मिनल हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, सी टर्मिनस में सी टर्मिनस वाला रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। राइट। अच्छा एक और बात ध्यान रखना इसमें कि अब यहाँ पे ना कुछ इंटरनल क्लीवेजेस वाले एंजाइम्स आते हैं। इंटरनल क्लीवेजेस वाले एंजाइम्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है कि एडमंड डिग्रेडेशन से आप पेप्टाइड सीक्वेंसिंग तो कर सकते हो, लेकिन वो बहुत महंगा सौदा पड़ता है क्योंकि डीफ्रेगमेंट कर देते हैं और फ्रेगमेंट कर देते हैं, बड़ा सा प्रोटीन होता है उसके टुकड़े कर देते हैं। बट उसके टुकड़े करने के लिए हमको क्या होता है, एंडोपेप्टाइडेज चाहिए होता है। एंडोपेप्टाइडेज जो है हमारे पास अलग अलग तरह के एंडोपेप्टाइडेज होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, है ना, और उसके बाद में क्लोस्ट्रिपेन, उसके बाद में ये स्ट्रेप्टोकोकल वाले हो, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। एक तो हो गया ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो सी साइड पे काटता है, ध्यान रखना हमेशा, सी साइड पे किसकी, आर और के की। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भैया इस पे। तो अगर आपका कोई पॉलीपेप्टाइड है और आपका यहाँ पे आर है तो ये इसकी सी साइड पे काट देगा। सी साइड किधर आएगी, इधर या इधर, ऑब्वियसली इस तरफ आएगी सी साइड, और इधर क्या आएगी, एन साइड आएगी। तो आर के इस तरफ कट लगा देगा ये, तो आपके 2 फ्रेगमेंट बना देगा ये इस पॉलीपेप्टाइड के, है ना। काइमोट्रिप्सिन की अगर बात करें ये भी सी साइड पे काटता है, बट ये किसके ऊपर काटता है, ये आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड के ऊपर काटता है, जिसको हम बोलते हैं वाइफ, ठीक है, वाइफ। और एक और हो जाता है एल वाइफ, एल मतलब ल्यूसीन। क्लोस्ट्रिपेन में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि सी साइड ऑफ आर्जिनिन पे कट करता है, बाकी तुम्हारे काम का नहीं है, यू शुड स्किप इट, इतना डिटेल में नहीं आएगा, ये 3 याद रखना। सी साइड पे याद रखना, सी साइड का मतलब मैंने समझा दिया। केमिकल मेथड में साइनोजन ब्रोमाइड, जिसको हम CNBR बोलते हैं, ये सी साइड पे काटता है मेथियोनिन की, इंपॉर्टेंट है याद रखना। फिर कुछ एन साइड वाले भी देख लो भैया, तो सी साइड पे तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो सी साइड पे तो इधर काट देगा, एन साइड मतलब इस तरफ काटेगा, तो जिधर कट लगेगा उस तरफ आपका ये दिखेगा। मान लो आर्जिनिन है, इस तरफ कट लगा तो आर्जिनिन उधर दिखेगा फ्रेगमेंट पे, लेकिन अगर सी साइड पे कट लगा तो आर्जिनिन इधर दिखेगा फ्रेगमेंट के, ठीक है, याद रखना। एन साइड में 2 याद रखना है, थर्मोलाइसिन और पेप्सिन। थर्मोलाइसिन जो है वो एन साइड पे कट करता है आपका ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन, और इसके लिए इसको लिए याद रख सकते हो तुम
वी आई वाइफ, और मिथ्योनिन भी होता है इसमें, तो इसमें तुम याद रख सकते हो थर्मोलाइसिन में वी आई एम एल, एम नहीं दे रखा है मैं बता दे रहा हूँ इसके लिए, और वाइफ, तो विमल की वाइफ याद रखना है थर्मोलाइसिन में। और पेप्सिन में याद रखना है कि आपका एस्पार्टेटो ग्लूटामेट, ये बहुत हाई एसिडिक कंडीशन में काम करता है, हाई एसिडिक कंडीशन जब देते हैं एस्पार्टेटो ग्लूटामेट काम करता है, वरना ये सिर्फ एल वाइफ पे कट करता है पेप्सिन, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। इसमें भी मेथियोनिन ने दे रखा है, तो एम एल की वाइफ, पेप्सिन काम करता है एन साइड ऑफ आर एन पे, लेकिन आपका अगर एसिडिक बहुत हाई एसिडिक कंडीशन लोगे जैसे कि हमारे स्टमक में मिलती है, तो उस केस में HCl याद होगा, HCl हमारे स्टमक में मिलता है और पेप्सिन में एक्ट करता है, तो उस केस में ये एस्पार्टेटो ग्लूटामेट के एन साइड पे भी कट कर सकता है। ध्यान रखना यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे Rn+1 जो है, क्योंकि एन साइड पे कट कर रहा है, तो आपका उस तरफ जो है, जैसे ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो इस तरफ आपका जो Rn+1 है वो प्रोलीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। Rn+1 शुड नॉट बी प्रोलीन, रेफरेंस पॉइंट के आगे वाला प्रोलीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्लीवेजेस हो गए, अब आ जाते हैं अपन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे बहुत सारा डिटेल है काम करने के लिए और बात करने के लिए, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा अगेन यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में तुम ये समझ सकते हो कि जब आप एक कोई लाइन बनाते हो तो आप उसको किस तरीके से मोल्ड करते हो अलग अलग तरीके से, बस वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कहा जाता है। तो अल्फा हेलिक्स एक यूजुअल बात है, अल्फा हेलिक्स काफी पढ़ा जाता है, बीटा शीट एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाता है, और बीटा टर्न जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये आपका प्रोलीन की वजह से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो बता देते, प्रोलीन की वजह से बेंड हो पाता है, एल्बो बेंड आता है इसके अंदर प्रोलीन की वजह से। एल्बो बेंड देखा होगा ना, इस तरीके पाइप में लगता है ये, ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है, एल्बो बेंड। नाउ यहाँ पे उसके अलावा अगर हम लोग और बात करें तो आपका कोलेजन में ट्रिपल हेलिकल अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ट्रिपल हेलिक्स मिलता है इसमें, ठीक है, याद रखना है बात। और भी कुछ होता है जैसे कि सिल्क फिब्रोइन हो जाता है, उसके अलावा इलास्टिस हो जाता है आपका, है ना, और केराटिन हो जाता है, बालों में नाखूनों में वगैरह में जो मिलता है, ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब अल्फा हेलिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है अरेंजमेंट, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दो तरह के अरेंजमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। इसमें राइस पर टर्न और वो वाली अलग अलग सारी बातें होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें अरेंजमेंट होता है I+4 का, है ना, यहाँ से, और ये फोर्थ वाले के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से। अब इतना डिटेल हो जाएगा ना तो इस समय नहीं मिल पाएगा हमको इतना, तो मैं तुमको सेकेंडरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ जिसको कहा जाता है रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट जो है ये बेसिकली है क्या, देखो रामाचंद्रन प्लॉट जो है ना बेसिकली ये हमको एक चीज समझाता है, ये हमको इस चीज को समझाने की कोशिश करता है कि पर्टिकुलर आपका जो पॉलीपेप्टाइड है वो किस पर्टिकुलर डिग्री पे घूम के अपने आप को कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ढाल सकता है, कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ढाल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ सिंपल सी बात सिर्फ इतनी सी है कि ये आपको बताता है कि कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो तुमको इसमें याद रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे है ना ध्यान से देखोगे तो तुमको फाई और साई एंगल दिख रहे होंगे, ये फाई और साई एंगल क्या है जरा इसके बारे में समझ लो, ये इंटरेस्टिंग है, ओके। इसको हटाते हैं। नाउ सी, हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, कलर दिख नहीं रहा होगा ये, हाँ एक सही है, देखो हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो दो तरीके से बना होता है, ये जैसे आपका सी अल्फा हो गया, सी अल्फा ये एन टर्मिनस, इसका सी अल्फा का एन टर्मिनस, और ये सी टर्मिनस, और ये वापस से सी अल्फा, तो ये अपना एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये सी अल्फा है तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा फिर आगे COOH भी होगा, है ना। नहीं इसको एक काम करते हैं ना, इसी तरीके से बनाते हैं NC, वैसे चल जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इसको ढंग से ही बनाते रुक जाओ। इसको लिया सी अल्फा सी एन सी अल्फा सी, ये एन, सी अल्फा मतलब वो जिससे साइड चेन जुड़ी रहेगी, है ना, ये साइड चेन जुड़ी हुई, दोनों से आर जोड़ दिया मैंने, ये साइड चेन मेन कार्बन जो अल्फा कार्बन है, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, बीच में जो दिख रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड तो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा रोटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो एंगल और बन रहा है ना, फाई और साई एंगल जिनको कहा जाता है। तो यहाँ पे
जो आपका ये सी अल्फा और एन के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं फाई, और सी अल्फा और सी के बीच में कौन सा वाला सी है, ये सी डबल ओ एच वाला सी है जो पेप्टाइड बॉन्ड में जा चुका है, इसके बीच में बनता है साई एंगल। ठीक है, तो ये फाई और साई एंगल्स की जो वैल्यूज होती है ये क्या बताती है, इनके बॉन्ड रोटेशन को बताती है, बॉन्ड कितना रोटेट हो सकता है ये, और इनके रोटेशन की जो डिग्रीज होती है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, एंगल के बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस पे हमको ये टेबल देखने को मिलती है। इस टेबल को तुमको ऐसा याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस टेबल के बेसिस पे तुम रामाचंद्रन प्लॉट खुद क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, समझाता हूँ वो कैसे। अब एक क्वाड्रेंट बनाते हैं अपन और रामाचंद्रन प्लॉट कैसे बनता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो राइट, यहाँ पे अपन ने फाइव एंगल ले लिया, यहाँ पे साई एंगल ले लिया, उल्टा भी वैसे यूजुअली ये एंगल्स लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ आपका अरेंजमेंट में, यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, है ना, और ये 0 डिग्री और यहाँ पे प्लस 180 हो गया, और यहाँ पे आपके ये प्लस 180 डिग्री हो गया, और अब ये प्लस 180 डिग्री, तो इधर क्या होगा, ये माइनस 180 डिग्री होगा, इधर भी 0 से माइनस 180 डिग्री, ये प्लस 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो एक वैल्यू पकड़ते हैं, इसने बोला है कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है उसमें फाई की डिग्री -57 होती है और साई की डिग्री -47 होती है। अपन इसको 60 मान ले और इसको 50 मान लेते हैं, कोई फर्क पड़ रहता है ना, और राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कहाँ आएगा, माइनस माइनस में दोनों एंगल है, अगर ये -180 है तो ये -90 होगा, यहाँ पे ये -180 है तो ये -90 होगा, तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा ये पूरा -90 होगा, तो 0 से -90, 0 से -90, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये -45 होगा, ये -45 होगा। अगर मान लो फाई का एंगल वो बोल रहा है कि फाई का एंगल -60 पे है, तो ये 45 है माइनस का, ये माइनस का 45 है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ पे तो करीब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। आ रही बात समझ में। और इसी तरीके से अगर आप इसमें और ज्यादा डिटेल में जाओगे तो आपको अलग अलग अरेंजमेंट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें एंगल बदल दूं, अब ध्यान से देखना इस चीज को, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अपन। अगर मैं फाई एंगल यहाँ पे रख दूं और साई एंगल यहाँ पे रख दूं तो कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। तो तुमको क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेंट में फाई एंगल और साई एंगल कहाँ पे रखे हुए हैं और उसके बेसिस पे बताना पड़ेगा कि कहाँ पे अरेंजमेंट होगा। अच्छा, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स आपका इधर होता है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो होता है उसके जस्ट उस तरफ होता है, तो वो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स तुम यहाँ पे बना दोगे। ठीक है, फाई और साई एंगल्स के लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स यहाँ बना दोगे। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पे प्लस प्लस आएगी। तो अगर तुमको ये टेबल याद है, ये वाली जो सामने तुम्हारी टेबल दिखी हुई है माइनस प्लस वाली सारे अरेंजमेंट, तो तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको क्वाड्रेंट में सिर्फ ये ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे फाई और साई याद रख लेना, एक्स वाई जिसको अपन बोल रहे हैं, तो फाई और साई एंगल अगर तुम याद रखोगे डिपेंडिंग अपॉन क्या तुमको क्वेश्चन में दिया जा रहा है, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल है, ध्यान रखना है ना, ये बदले जा सकते हैं। यूजुअली जो रामाचंद्रन में है वो इस तरीके का है, बट ये बदले जा सकते हैं, मैंने इसलिए बदल के भी बता दिया। तो यहाँ पे फाई के ये वाला क्वाड्रेंट माइनस माइनस वाला होगा, ये वाला क्वाड्रेंट माइनस प्लस वाला होगा। अगर तुम एक्स वाई लिख रहे हो तो यहाँ पे एक्स माइनस में है और वाई प्लस में है, ये वाला क्वाड्रेंट प्लस प्लस वाला होगा, और ये वाला क्वाड्रेंट इसके लिए तो प्लस वाला है, तो ये माइनस सॉरी एक्स के लिए प्लस हो गया और वाई के लिए माइनस हो गया, तो एक्स वाई लिखा है मैंने, एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, एक्स वाई, और ये भी एक्स वाई। ध्यान से देखोगे तो तुमको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो रामाचंद्रन प्लॉट में क्वेश्चन इस टेबल से सारे बन जाएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो बता देते। राइट हैंडेड इंपॉर्टेंट है, पैरेलल एंटी पैरेलल बीटा शीट इंपॉर्टेंट है, 310 हेलिक्स चाहो तो छोड़ सकते हो, पाई हेलिक्स छोड़ सकते हो, 2.27 रिबन भी छोड़ सकते हो। लेफ्ट हैंडेड इंपॉर्टेंट है, कोलेजन इंपॉर्टेंट है, और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इंपॉर्टेंट। राइट हैंडेड बता दिया, लेफ्ट हैंडेड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कोलेजन याद रखना -51 + 153, इसको बना के देखना, बन जाएगा ये। इसे इसमें हम बोलते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। फिर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ये था सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। टर्शियरी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाइसल्फाइड लिंकेजेस के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान देना है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक्चुअली फोल्डिंग देखने को मिलती है हमको, तो फंक्शनल प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में आके एक्चुअली काम करते हैं। पीछे स्ट्रक्चरल प्रोटीन ज्यादा देखने को मिलते हैं हमको, फंक्शनल प्रोटीन जो होते हैं वो आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, PFK1 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाता है अपना इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, हमारी जो टर्शियरी सब यूनिट्स है ये वीक इंटरेक्शन के थ्रू, सब यूनिट इंटरेक्शन के थ्रू एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में और टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में, टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल याद रख सकते हो मायोग्लोबिन का, इजी एग्जांपल है, और भी बहुत सारे हैं। इनके बारे में हम जब एंजाइम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है वो आपकी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से डील करती है, और हिल इक्वेशन जो है आपकी वो आपकी सेकेंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से डील करती है।
टर्शियरी स्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक हाइपरबॉलिक कर्व देखने को मिलता है जो माइकलिस मेंटेन का होता है, और हिल इक्वेशन में जो हीमोग्लोबिन में कर्व भी आएगा तो वो सिग्मोइडल होगा। इससे रिलेटेड मैं तुमको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बात करूंगा जब मैं हीमोग्लोबिन पे आऊंगा तब, आई मीन जब मैं उधर थोड़ी बहुत हिल इक्वेशन के बारे में बात करूंगा। आप बस इतना सा ध्यान रखना है कि इसके अंदर लेफ्ट पीएच शिफ्ट करने से कुछ बदलाव होंगे और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गला बहुत ज्यादा दर्द करने लग गया है, आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम, तुमने इतना एंड तक देखा है। फोकस रिवॉर्ड तुम्हारे लिए सिर्फ इतना है कि कल मिलता हूँ मैं तुमसे, अच्छे से मजे से पढ़ो और टेस्ट जरूर जरूर दो, ठीक है? टेस्ट जरूर जरूर से देना है आपको, ठीक है? सो विद दैट नोट आई कंक्लूड दिस लेक्चर हियर ओनली। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है हिंदी में पढ़ाने के लिए बेटा, तो एक्चुअली अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है टीम वाइज कि मैं हिंदी के लिए स्पेसिफिक काम कर सकूं। अभी के लिए लेक्चर्स जो है वो बायलिंगुअल रहेंगे और नोट्स इंग्लिश में ही रहेंगे बच्चे, और टेस्ट भी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जल्दी जल्दी हम हिंदी के लिए भी कुछ कर सकें, ठीक है? तो प्लीज अगर आपको ये चीजें सही लग रही है तो इसको फॉलो करते रहिए, और अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहें या आपको लगता है कि उनको बताना चाहिए तो प्लीज इसके बारे में बताइए। इतनी देर बैठने के लिए थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड नाइट।